मेरी सास तीरथ से लौट कर आई तो घर में सबसे पहले उन्होंने मुझसे यही कहा, बहू मेरा घूंघट उठाने की कोशिश मत करना। जिस दिन मेरी मन्नत पूरी होगी मैं खुद इसे हटा दूंगी। 15 दिन पहले सिर्फ मेरे सास ससुर तीर्थ यात्रा पर गए थे। जाते वक्त मम्मी जी बिल्कुल सामान्य थे, लेकिन लौटते समय उन्होंने इतना लंबा घूंघट ओढ़ रखा था कि चेहरा तो दूर उनकी ठुड्डी तक दिखाई नहीं देती थी। मैंने हंसकर पूछा, मम्मी जी ये कैसी मन्नत है? उन्होंने बिल्कुल अपनी पुरानी आवाज़ में कहा, वहाँ मैंने भगवान से कुछ मांगा है, पूरा होने से पहले चेहरा नहीं दिखाऊंगी। पापा जी ने भी तुरंत बात संभाल ली, मन्नत बताई नहीं जाती। मेरे पति राघव ने कई बार माँ को छेड़ा, कम से कम मुझे तो चेहरा दिखा दो। मम्मी जी हंस देती, तू भी बहू जैसा उतावला हो गया है। उनका बोलने का तरीका, घर के काम समझाना, मेरी बेटी को प्यार करना, यहाँ तक कि मुझे मेरी पुरानी गलतियों पर टोकना, सब वैसा ही था। इसीलिए कुछ दिनों में उसे घूंघट अजीब लगना बंद हो गया। लेकिन एक चीज़ मुझे परेशान करती थी। रात को सोने से पहले मम्मी जी हमेशा अपने कमरे का दरवाज़ा खुला रखती थी। यात्रा से लौटने के बाद वो अंदर से कुंडी लगाने लगी। एक रात करीब 1:30 बजे मुझे उनके कमरे से किसी चीज़ के घिसटने की आवाज़ आई। मैं बाहर पहुंची तो पापा जी दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने मुझे देखकर कहा, तू सोई नहीं? मैंने कहा, अंदर से आवाज़ आ रही थी। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, तुम्हारी मम्मी की तबीयत ख़राब है। तभी अंदर से मम्मी जी बोली, बहू मैं ठीक हूँ, तुम सो जाओ। मैं वापस लौटने लगी, लेकिन तभी अंदर से कुछ नीचे गिरा। दरवाजे के नीचे से एक छोटी सी चीज़ बाहर लुढ़क कर मेरे पैर से टकरा गई। वो चांदी की पायल थी और उसके एक कोने पर सूखा हुआ गहरा लाल दाग था। अगली सुबह मैंने वो पायल मम्मी जी के सामने रख दी और पूछा, ये आपकी है? उन्होंने घूंघट के अंदर से उसे देखा और 1 सेकंड भी लगाए बिना बोली, हाँ, रास्ते में पैर कट गया था। बात बिल्कुल सामान्य थी। उनकी ऐसी ही पायल मैं सालों से देखती आई थी। मैंने भी ज़्यादा नहीं सोचा, लेकिन उसी दोपहर उनके तीरथ वाले कपड़े धोने लगी तो एक शॉल की जेब में होटल की आधी फटी हुई पर्ची मिली। उस पर तारीख वही थी जिस दिन वो लोग यात्रा के बीच वाले शहर में रुके थे और नीचे हाथ से लिखा था, कमरा 204, 2 व्यक्ति। मुझे इसमें भी कुछ अजीब नहीं लगा क्योंकि 2 व्यक्ति तो वही थे। असली परेशानी शाम को शुरू हुई। हमारे घर एक पुलिस वाला आया। उसने पापा जी से कहा, तीरथ मार्ग वाले होटल में एक महिला गायब हुई थी। रजिस्टर में आपका कमरा उसके कमरे के सामने था, इसीलिए कुछ सवाल करने हैं। पापा जी का चेहरा एक पल को बदल गया, लेकिन मम्मी जी बिल्कुल शांत बैठी रहीं। पुलिस वाले ने पूछा, उस रात आपने किसी महिला की चीख सुनी थी? पापा जी ने कहा, नहीं। तभी घूंघट के अंदर से मम्मी जी की आवाज़ आई, मैंने सुनी थी। पूरा कमरा शांत हो गया। पापा जी ने उनकी तरफ देखा। मम्मी जी बोली, रात करीब 11 बजे किसी औरत की रोने की आवाज़ आई थी। मैंने इन्हें बताया भी था। पापा जी ने ज़बरदस्ती हंसकर कहा, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। पुलिस वाला चला गया, मगर जाने से पहले उसने बताया कि गायब महिला का नाम सुधा मेहरा था और उसका सामान होटल के कमरे में ही मिला था। उसी रात मैंने रसोई में पापा जी को मम्मी जी से बहुत धीमी आवाज़ में कहते सुना। मैंने कहा था, उस रात के बारे में किसी से एक शब्द मत कहना। मम्मी जी ने जवाब दिया, मैंने सिर्फ वही कहा जो सबने सुना था। पापा जी बोले, याद रखना, ये घूंघट सिर्फ तुम्हारी मन्नत नहीं है, हमारी मजबूरी भी है। मैं दरवाजे के पीछे जम गई। पहली बार मेरे मन में सवाल आया, आखिर ऐसा क्या हुआ था उस यात्रा में जिसे दोनों हमसे छिपा रहे थे? उसके बाद घर में जितनी बातें सामान्य दिखती थी, मुझे उतनी असामान्य लगने लगी। मम्मी जी अब भी वही थी। सुबह पूजा करती, मेरी बेटी की चोटी बनाती, राघव को डांटती कि ऑफिस से देर से क्यों आया। उन्होंने तो एक दिन मेरी शादी के शुरुआती दिनों की ऐसी बात भी याद दिला दी जो मेरे और उनके अलावा शायद किसी को मालूम नहीं थी। इसीलिए मेरे मन से ये शक भी निकल गया कि घूंघट के पीछे कोई और हो सकता है। मामला कुछ और था। 2 दिन बाद पुलिस फिर आई। इस बार उन्होंने बताया कि होटल से 3 किलोमीटर दूर जंगल के पास सुधा मेहरा की लाश मिली है और सिर पर भारी चीज़ से वार किया गया था और उसकी एक सोने की चेन गायब थी। पुलिस ने होटल में रुके लोगों से दोबारा पूछताछ शुरू कर दी थी।
खबर सुनते ही मम्मी जी के हाथ से पानी का गिलास छूट गया। राघव ने पूछा, माँ क्या हुआ? उन्होंने बस इतना कहा। उस औरत की आवाज़ उस रात बहुत देर तक आती रही थी। मैंने पूछा, आपने उसे देखा था? कुछ सेकंड तक घूंघट बिल्कुल स्थिर रहा। फिर उन्होंने कहा, नहीं, उसी रात मैं पानी लेने निकली तो मम्मी जी मंदिर वाले कमरे में बैठी थी, अकेली। मैंने पहली बार उन्हें रोते सुना। वो बार बार कह रही थी, मैंने पाप नहीं किया, मैंने पाप नहीं किया। मैंने धीरे से पूछा, मम्मी जी? वो एकदम चुप हो गई। फिर बोली, कुछ बातें जानकर भी अनजान रहना अच्छा होता है बहू। अगली सुबह पापा जी बाहर गए तो मैंने उनका यात्रा वाला बैग खोला। नीचे एक छोटी प्लास्टिक की थैली में टूटी हुई सोने की चेन का टुकड़ा था। मैंने उसकी तस्वीर अपने फ़ोन में ले ली। उसी वक्त पीछे से मम्मी जी की आवाज़ आई, वो बैग वहीं रख दो। मैं डर गई। उन्होंने कुछ देर मुझे देखा, फिर बहुत शांत स्वर में कहा, जो ढूंढ रही हो, अगर मिल गया तो शायद तुम्हारा ये घर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। मैंने पूछा, मम्मी जी, सुधा मेहरा को किसने मारा? काफ़ी देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने कहा, उसका कातिल इसी घर में है। उस रात में सो नहीं पाई क्योंकि घर में 4 बड़े लोग थे, मैं, राघव, मम्मी जी और पापा जी। और मम्मी जी ने कहा था कि कातिल इसी घर में है। मेरा पहला शक पापा जी पर गया। अगले दिन मैंने सारी बात राघव को बता दी और चैन की तस्वीर दिखाई। उसने तुरंत पुलिस को देने की बात कही, लेकिन तभी मम्मी जी कमरे में आ गई। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और कहा, अभी नहीं राघव। भड़क गया। माँ, आपको सब पता है तो आप पुलिस को क्यों नहीं बता रही? मम्मी जी ने पहली बार आवाज़ ऊंची की, क्योंकि जो सच में बताऊंगी उसके बाद तुम्हारे पिता नहीं बचेंगे। राघव का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मम्मी जी ने बताया कि होटल में सुधा मेहरा का पापा जी से झगड़ा हुआ था। सुधा उन्हें पहले से जानती थी। करीब 30 साल पहले दोनों एक ही दफ्तर में काम करते थे और सुधा के पास पापा जी के एक पुराने गबन से जुड़े कागज़ थे। उसने यात्रा के दौरान उन्हें पहचान लिया और पैसे मांगने लगी। हत्या वाली रात सुधा ने पापा जी को कमरे में बुलाया था। मम्मी जी पीछे पीछे चली गई। अंदर तेज बहस हुई। मम्मी जी ने कहा, मैं डरकर वापस कमरे में आ गई। उसके बाद क्या हुआ मैंने नहीं देखा। फिर उन्होंने अपना हाथ आगे किया। हथेली पर एक गहरा नया जला हुआ निशान था। अगली सुबह तुम्हारे पापा ने मुझे कहा कि मैंने अगर पुलिस से कुछ कहा तो वो राघव को भी उस पुराने केस में फंसा देंगे। राघव गुस्से में पिता के कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन मम्मी जी ने उसे रोक लिया। पुलिस को शक है, सबूत पूरा होने दो। उसी शाम पुलिस ने पापा जी को पूछताछ के लिए बुला लिया। हमें लगा अब सच सामने आ जाएगा, मगर 2 घंटे बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। कारण सुनकर हम हैरान रह गए। होटल के कमरे में हत्या के अनुमानित समय पर पापा जी नीचे रिसेप्शन पर बैठे दिखाई दे रहे थे। यानी जिस वक्त सुधा की हत्या हुई पापा जी उसके कमरे में हो ही नहीं सकते थे। मैं घर लौटी तो मेरी नज़र मम्मी जी पर पड़ी। वो हमेशा की तरह घूंघट में चुपचाप बैठी थी और पहली बार मेरे दिमाग में वो सवाल आया जिसे मैं इतने दिनों से पूछना ही नहीं चाहती थी, मगर पापा जी ने हत्या नहीं की तो उस रात सुधा के कमरे में कौन गया था? अगले दिन पुलिस हमारे घर आई और सीधे मम्मी जी के सामने एक तस्वीर रख दी। आप इस महिला को पहचानती हैं? तस्वीर सुधा मेहरा की थी। मम्मी जी ने कुछ नहीं कहा। पुलिस अधिकारी ने दूसरी तस्वीर रखी। होटल के लिफ्ट के कैमरे से ली गई धुंधली तस्वीर। उसमें रात 11:17 पर एक औरत सुधा के फ्लोर पर उतर रही थी। उसने सिर पर शॉल लिया हुआ था। राघव ने तस्वीर देखते ही कहा, ये माँ है। कमरे में ऐसी खामोशी छा गई कि घड़ी की टिक टिक सुनाई देने लगी। पुलिस अधिकारी ने मम्मी जी से कहा, अब घूंघट हटाइए। पापा जी अचानक बोले, इसकी ज़रूरत नहीं है। पुलिस वाले ने उनकी तरफ देखा। सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी की है। मम्मी जी ने कांपते हाथों से घूंघट पकड़ लिया। इतने दिनों बाद पहली बार उनका चेहरा सामने आया। वो सचमुच मेरी सास ही थी। वही चेहरा, लेकिन चेहरे के बाएं हिस्से पर कान से गर्दन तक गहरा जला हुआ निशान था। मैं सन्न रह गई। मम्मी जी रो पड़ी। फिर जो कहानी उन्होंने बताई उसने हम सब की ज़िंदगी बदल दी। उस रात पापा जी सच में सुधा से मिलने गए थे, लेकिन हत्या से लगभग आधा घंटा पहले नीचे आ गए थे। सुधा ने मम्मी जी को फ़ोन करके अपने कमरे में बुलाया और बताया कि उनके पति ने 30 साल पहले लाखों रुपए का गबन किया था और उसी पैसे से उनकी ज़िंदगी बनी थी।
उसने मम्मी जी से कहा कि अगले दिन वो पुलिस को सब बताने वाली है। दोनों में बहस हुई। सुधा ने मम्मी जी को ताना मारा, तुम्हारा पूरा घर चोरी के पैसों से खड़ा है। गुस्से में मम्मी जी ने मेज पर रखा भारी पीतल का दीपक उठाया और उसे धक्का देते हुए वार कर दिया। सुधा वहीं गिर गई। मम्मी जी घबरा गई। उन्होंने चेन खींच कर देखने की कोशिश की, वो सांस ले रही है या नहीं। उसी में चेन टूटकर उनके हाथ में आ गई। कमरे से निकलते समय गर्म पानी की केतली पलट गई और उनका चेहरा पूरी तरह जल गया। पापा जी ने वापस आकर सब देखा और पत्नी को बचाने के लिए कहानी बनाई, मन्नत का घूंघट, ताकि जला चेहरा किसी को दिखाई ना दे और कोई न पूछे कि चोट कब और कैसे लगी। चेन उन्होंने अपने बैग में छिपा दी। मम्मी जी बार बार कहना चाहती थी मगर डरती थी। आखिर होटल के कैमरे ने सच खोल दिया। पुलिस उन्हें ले जाने लगी तो मैंने रोते हुए पूछा, मम्मी जी आपने पहले ही क्यों नहीं बता दिया? उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, क्योंकि बहू, मन्नत मेरे भगवान से नहीं थी। मैं हर रोज़ खुद से मन्नत मांगती थी कि शायद एक दिन हिम्मत जुटाकर अपना गुनाह मान लूं। फिर उन्होंने वही लाल घूंघट ज़मीन पर छोड़ दिया और पुलिस के साथ चली गई। उस दिन मुझे समझ आया, हम पूरे समय घूंघट के पीछे चेहरा ढूंढ रहे थे, जबकि असली राज चेहरे में नहीं, उस चेहरे के पीछे छिपे अपराध में था।